हाय एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग समझेंगे आगे की कहानी ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड अवस्था। ताम्र निधियाँ मतलब तांबे के ढेर मिले हैं बहुत सारे, और गैरिक मृदभांड अवस्था क्या चीज़ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे की कहानी। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे या ढेर, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़क, हार्पून, सूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीज़ें शामिल हैं। 40 से ज़्यादा ताम्र के ढेर मिले हैं, तांबे की निधियाँ मिली हैं। उनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठार, खड़ग, हार्पून, सूल और आदमी की मूर्तियाँ भी उनमें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पूरब की बात करें तो पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई हैं। बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में ये सारी चीज़ें बिखरी हुई मिली हैं। मतलब इन इतने बड़े क्षेत्र में, लगभग संपूर्ण भारत में ये निधियाँ, ये तांबे के ढेर मिले हैं औजारों के। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। ताम्र निधि जो सबसे अधिक मात्रा में सबसे बड़ी प्राप्त हुई है वो कहाँ से? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। तो याद रखना है, इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। इसमें 424 तांबे के औजार 424 तांबे के औजार हैं इसमें, और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित हैं। गंगा यमुना दोआब में लगभग आधी मिली हैं टोटल में से। अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तांबे के हार्पून, द्विसिंगी तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती हैं, ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थीं। ताम्र निधियाँ जो मिली हैं उनमें से आधी गंगा यमुना के दोआब में मिलती हैं, 40 मिली हैं टोटल, 40 से अधिक। और बाकी अन्य क्षेत्रों में जहाँ तहाँ तांबे के हारपून, दुशंगी तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थीं। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी थी। शिल्प कार्य भी होते थे इनसे, कृषि कार्य भी होते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, लड़ाई करना, इन सारे कामों में ये चीज़ें यूज होती थी। इन उपकरणों से वह स्वतः सिद्ध होता है, मतलब ये स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। अच्छे हथियार बनाने लग गए थे वो, और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती हैं। तो इनके सुडौल बने हथियारों से ये पता चलता है कि वो वस्तुएं खानाबदोश लोग थे, जो पशुपालक लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे या आदि मानव थे, उन लोगों की ये कृतियाँ नहीं हो सकती, उन लोगों के बनाए हुए हथियार नहीं हो सकते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ खुदाई की गई, तो वहाँ से क्या चीज़ें मिली? कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांड और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिलती हैं। कच्ची मिट्टी के घर द्वार मिले हैं और गैरिक मृदभांड मिले हैं। एक स्थान में कहीं कहीं पकी ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। एक स्थान पर पकी ईंट के टुकड़े भी मिले हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों से ये प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे।
और उन ताम्रपाषाण कृषक और शिल्पियों में थे जो दोआब के एक बड़े भाग में सबसे पहले बसे। तो ताम्र और पत्थर के जो उपकरण मिले हैं तो इससे पता चलता है कि ये लोग स्थायी जीवन जीने वाले थे। और ताम्र पाषाण कृषक और शिल्पी जो लोग थे उनमें ये लोग उन लोगों में ये लोग वे लोग थे जो दोआब वाला गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के बड़े भाग में सबसे पहले बसने वाले ये लोग थे, क्योंकि पत्थर का भी यूज कर रहे हैं और तांबे का भी। अधिकांश गैरिक मृदुवान स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र नदियाँ बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली हैं। ज़्यादातर जो गैरिक मृदुवान स्थल हैं वो दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। दोआब का ऊपरी हिस्सा, जैसे गंगा के मैदान को हम डिवाइड करें तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। मुरादाबाद मेरठ से ऊपर हम लें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपरी गंगा का मैदान। और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश को या पूर्वी उत्तर प्रदेश तक लें हम पूरा मुरादाबाद या मेरठ से तो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य यूपी, इसमें मध्य पूर्व यूपी पूरा आ जाएगा। तो इसमें हम इसको कहेंगे मध्य गंगा का मैदान। और फिर आगे बिहार साइड में निचले निम्न गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान कहलाता है। तो अधिकांश गैरिक मृदुवान स्थल हैं वो दोआब है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, तो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र। मृदुवान स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, दोआब के ऊपरी हिस्से में, लेकिन छिटपुट ताम्र नदियाँ बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली हैं। बहुत से ताम्र शेल्ट राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। बहुत सारे ताम्र शेल्ट मिले हैं, ताम्र की कुल्हाड़ियाँ वगैरह मिली हैं जो राजस्थान के क्षेत्रीय क्षेत्र में पाए गए, क्षेत्रीय जहाँ राजस्थान में तांबे की खानें। गैरिक मृदुवान संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। तो ये 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर 7-8 तिथियाँ निकाली गई वैज्ञानिकों के द्वारा गैरिक मृदुवान संस्कृति की। इसको गैरिक मृदुवान संस्कृति क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय जो मृदुवान मिले वो गैरिक हैं। गैरिक मृदुवान कलर है, ठीक है ना, गिरे हम कह सकते हैं इसके लिए, गैरिक मृदुवान संस्कृति। तो ये मिट्टी के इस तरह के मृदुवान यूज करने वाले लोगों को हमने क्या कहा, गैरिक मृदुवान संस्कृति बोल दिया। 2000 से 1500 ईसा पूर्व का इसका समय माना जाता है। जब गैरिक मृदुवान बस्तियाँ समाप्त हुईं उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में, अब गैरिक मृदुवान बस्तियाँ समाप्त हुईं 1500 ईसा पूर्व में। अब इसमें उस समय से 1500 ईसा पूर्व में समाप्त हुई, उस समय से लेकर के लगभग 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब 500 वर्षों के अंतराल तक समय में दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती हैं। 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक जो समय रहा वो गैरिक मृदुवान संस्कृति रही। उसके बाद 1000 ईसा पूर्व तक दोआब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना का जो दोआब है, इसमें कोई बस्तियां नहीं दिखाई देती हैं। हमें काले व लाल मृदुवान वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, काले और लाल मृदुवान, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम हैं कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती। अभी लाल मृदुवान, काले मृदुवान क्या हैं? लाल मृदुवान तो हो ही जाता है जब उसको पकाया जाता है और उस पर काले रंग से डिजाइन बनाई जाती हैं, तो उसको लाल व काले मृदुवान बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह के मृदुवान यूज करने वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व ज्ञात है कि उस समय इस तरह की कुछ बस्तियां थीं, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है, लेकिन इसके अवशेष बहुत कम मिले हैं, पुरावस्तुएं इतनी कम मिली हैं, मतलब इस समय की जो वस्तुएं थीं इनके द्वारा यूज की गई वो बहुत कम मिली हैं। तो इस वजह से
लोगों की लोगों की जो सांस्कृतिक साधन थे, उनकी कल्चर कैसी थी, कैसा उनका जीवन था, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदुभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदुभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। दोआब क्षेत्र में सबसे पहले बसने वाले लोग कौन थे? गैरिक मृदुभांड संस्कृति वाले लोग। इन्हीं के साथ बस्तियां बसना शुरू हुई गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में, और ये ऊपरी दोआब वाले हिस्से में रहते। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदुभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा, हरियाणा राजस्थान की सीमा पर जोधपुरा स्थित है। गैरिक मृदुभांड का सबसे मोटा जमाव यहाँ देखा गया, मतलब यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो 1.1 मीटर की मोटाई में अवशेषों का जमाव यहाँ पर है। लेयर मिली है इतनी मोटी, क्योंकि जब खुदाई होती है तो एक कल्चर की एक लेयर होती है, तो उसकी वो कितनी है? 1.1 मीटर। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 वर्ष से अधिक नहीं टिकीं। फिर भी ऐसा माना जाता है कि किसी भी स्थान पर ये बस्तियां जो रही थी वो 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं रहीं, और ना ये आकार में बड़ी हैं, ना तो विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं, छोटी छोटी बस्तियां थी ये। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गईं, इसका कारण पता नहीं कि ये समाप्त कैसे हुई, क्यों समाप्त हुई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहाँ जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया होगा। तो बाढ़ इसका कारण माना जाता है कि बड़े क्षेत्र में एक बाढ़ आ गई और इस वजह से वहाँ का जो एरिया था वो लोगों के रहने के योग्य नहीं रहा होगा। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदुभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गैरिक मृदुभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदुभांड के गठन में, इनको बनाने में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उससे ये अनुमान के हो सकता है लंबे समय तक पानी में रहने के कारण ऐसा हुआ हो, तभी ये बाढ़ का अनुमान भी लगाया गया है। गैरिक मृदुभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनीय समसामयिक थे, और वे जिस गैरिक मृदुभांड वाले क्षेत्रों में रहते थे वह हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। तो ये जो गैरिक मृदुभांड वाले लोग थे, गैरिक मृदुभांड संस्कृति के लोग, ये हड़प्पाई लोगों के कनीय मतलब पास के, समसामयिक मतलब इनके समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ साथ थे ये लोग, और इनकी बस्तियां इनके हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा दूर भी नहीं थी। इसलिए हम गैरिक मृदुभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। अगर पास के लोग होते हैं, पास में रहने वाले लोग होते, तो हम उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सचेंज करते, तो ये अनुमान किया जा सकता है। गैरिक मृदुभांड, जहाँ गैरिक मृदुभांड का प्रयोग OCP शब्द भ्रामक है, क्योंकि ये मृदुभांड लाल अनुलेपित हैं जिनमें बहुत से मूठदार फलस दिखाई देते हैं। गैरिक मृदुभांड संस्कृति पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है, तो समझ लीजिए। सबसे पहले तो इनको OCP भी बोलते हैं, रेड कलर के ये हैं, ठीक है, गैरिक मृदुभांड। और इनकी क्या विशेषता है? रेड कलर से पेंटेड हैं ये, जिनमें बहुत से मूठदार फ्लस भी हैं। मूठदार इनमें फ्लस लगाए गए हैं जिससे कि इनको पकड़ने में आसानी हो। तो ये कैसे हैं? गैरिक, ग्रे नहीं, कैसे हैं? गैरिक मतलब लाल कलर से इन पर पेंट किया गया। गैरिक मृदुभांड संस्कृति पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है। अब जब पड़ोसी होते हैं तो उनका, पड़ोसी बस्तियां अगर हैं तो उन बस्तियों का एक दूसरी बस्ती पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। तो इस तरह से गैरिक मृदुभांड संस्कृति पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हड़प्पा संस्कृति।
कांस्य युग सभ्यता इसको हम बोलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। तो आइए हम लोग कहानी शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले इसका भौगोलिक विस्तार, कितने बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। सिंधु या हड़प्पा संस्कृति उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। ये जो हड़प्पा संस्कृति है इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये जितनी भी ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ मिली हैं उन सबसे पुरानी थी, क्योंकि यहाँ विकास की गति तीव्र रही होगी, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित है। संस्कृति उन अनेकों ताम्रपाषाण संस्कृतियों से पुरानी है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, लेकिन यह उन संस्कृतियों से कहीं अधिक विकसित है क्योंकि यहाँ विकास की गति तीव्र रही। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। ताम्रपाषाण की पृष्ठभूमि पर पहले ताम्रपाषाणी की बस्तियां ही थीं यहाँ पर, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का विकास हुआ तो ये ताम्रपाषाण से आगे निकल गए। भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में इन लोगों का उदय हुआ। जो सिंधु प्रदेश है, सिंधु नदी है, इसी के बाढ़ वाले मैदान में, या फिर कहेंगे कि पाकिस्तान का जो मांटगोमरी ज़िला है, पश्चिमी पंजाब वाला हिस्सा, तो मांटगोमरी ज़िले में सबसे पहले एक स्थल था, एक गांव है हड़प्पा। तो हड़प्पा के इस गांव के पास में ही एक खंडर था, तो उस खंडर की खुदाई हुई। सबसे पहले वहाँ पर रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही थी अंग्रेज़ों के टाइम, तब वहाँ से ईंटें ली गई रेलवे लाइन को उसमें यूज करने में। तो वहाँ कुछ सबसे पहले अवशेष वहाँ मिले, फिर वहाँ पर खुदाई हुई, देखा गया कि यहाँ क्या है, तो पता लगा कि वो अवशेष रिसर्च हुई तो बहुत पुराने अवशेष थे। तो हड़प्पा नामक गांव के कारण या स्थल के कारण उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाढ़ वाले हिस्से में ये है, उस नदी के किनारे है, तो इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। इस संस्कृति का उदय ताम्रपाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल में चला। ये हड़प्पा नामक स्थल जो कि जिला लगता है मांटगोमरी। सिंध के बहुत से स्थल प्राक हड़प्पी संस्कृति का केंद्रीय क्षेत्र बने। प्राक हड़प्पी संस्कृति का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पहले वाले लोग थे, प्रथम फेज के लोग, उनको प्राक हड़प्पी बोलेंगे हम। परिणाम स्वरूप वह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। अब समझिएगा यहाँ से, बाद में क्या हुआ, यही संस्कृति परिपक्व होकर के मतलब और विकसित होकर के सिंधु और पंजाब में, सिंधु वाला क्षेत्र और पंजाब वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों में शहरी सभ्यता बन गई। किस तरह की सभ्यता बन गई? शहरी सभ्यता। इस परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। इस सभ्यता का केंद्र स्थल जो है वो पंजाब में है और सिंध में, पंजाब और सिंध प्रदेश या कहें कि सिंधु घाटी में पड़ता है, क्योंकि सिंधु घाटी ही इसका मुख्य क्षेत्र रहा है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ, फिर यहाँ से दक्षिण भारत की ओर, पूर्व भारत की ओर और उत्तर भारत की ओर ये लोग बढ़े। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध प्रदेश है जो पाकिस्तान का है, गुजरात के जस्ट हम कहें कि पश्चिम में है, और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान पाकिस्तान के, ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र इसमें
शामिल थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में ये फैली हुई है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी स्थल कौन कौन से हम उन्हें भी समझेंगे। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये खंडर कहाँ का है। तो प्री हड़प्पन स्ट्रक्चर मतलब प्राक हड़प्पीय स्थल है ये, जो कि कालीबंगा का है। कालीबंगा नामक ये स्थल है। प्राक हड़प्पीय अवस्था को शो करता है, ये उस समय का स्थल है। अतः ये क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी निश्चय ही बड़ा है। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यताएं हैं उनसे भी बड़ी क्षेत्र में फैली थी हड़प्पा सभ्यता। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में संसार भर में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में, ये सहस्राब्दी की बात होती है तो हज़ार की बात होती है, मतलब ईसा पूर्व तीसरी 3000 वर्ष पहले और 2000 वर्ष पहले के समय संसार में जितनी भी संस्कृतियां थीं उनमें सबसे विस्तृत संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति। अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के लगभग 15,000 स्थलों का पता लग चुका है। अब तक इस उपमहादेश में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? लगभग 15,000। इनमें कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के, शुरुआती अवस्था के, प्राक हड़प्पीय अवस्था के, और कुछ परिपक्व अवस्था के और कुछ उत्तर अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था जब ये पूरी तरह से इसका जो विकास था वो अपने चरम पर था, विकसित अवस्था, और फिर उसके बाद की अवस्था उत्तर अवस्था है। किंतु परिपक्व अवस्था वाले स्थलों की संख्या सीमित है। जो बीच का फेज है परिपक्व अवस्था वाला, इसके स्थल हैं वो कम हैं और उनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे 7 स्थल हैं जिनको नगर बोल सकते हैं। इनमें तो सर्वाधिक महत्व के नगर थे पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है प्रेतों का टीला। तो पंजाब में हड़प्पा स्थल और सिंध प्रदेश में मोहनजोदड़ो। ये दड़ों वाले जितने भी स्थल आएंगे ना, जिनके लास्ट में दड़ों लगाइए, सारे पाकिस्तान में पड़ते हैं। पंजाब में हड़प्पा और सिंध प्रदेश में मोहनजोदड़ो इस सर्वाधिक महत्व के नगर थे। दोनों पाकिस्तान में हैं। दोनों एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर थे। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 483 किलोमीटर। और सिंधु नदी द्वारा जुड़े हुए थे ये दोनों स्थल, मतलब सिंधु नदी के किनारे ही हैं। तीसरा नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर के करीब दक्षिण में चन्नूदड़ो स्थल पर था। तीसरा नगर सिंध में ही है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में चन्नूदड़ो के नाम से। और चौथा नगर था गुजरात में खंभात की खाड़ी के ऊपर लोथल स्थल पर। लोथल एक बंदरगाह था, तो यहाँ बंदरगाह नगर हम इसको कह सकते हैं। पांचवा नगर उत्तरी राजस्थान में था कालीबंगा, जो कि प्राक हड़प्पीय स्थल है, जिसकी अभी हमने बात की। कालीबंगा का जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और छठा नगर बनवाली हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। बनावली या बनवाली इसका नाम मिलता है। कालीबंगा की तरह इसने भी 2 सांस्कृतिक अवस्थाएं देखी, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। हड़प्पा पूर्व अवस्था के लोग भी बनावली में रहते थे, कालीबंगा में भी रहते थे। इनको हम प्राक हड़प्पी कह सकते हैं। और हड़प्पा कालीन अवस्था में भी लोग यहाँ पर रहते थे। तो दोनों अवस्थाएं बनावली और कालीबंगा ने देखी। कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों और मोरियों के अवशेष हड़प्पा कालीन हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरों, सड़कों
और मौर्यों के अवशेष कैसे हैं? हड़प्पा कालीन मिले हैं, हड़प्पाई काल के हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं, सड़कें बनी हैं, मोरियाँ बनी हैं, वो सब हड़प्पा काल के हैं। इन छहों स्थलों पर परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। इन स्थलों से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति कितनी उन्नत थी और कितनी विकसित थी, कितनी परिपक्व थी। सुतका गेंडोर और सुरकोटदा के समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। सुतका गेंडोर और सुरकोटदा ये समुद्र तटीय नगर हैं। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी स्थल है इस सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर। इसी के पास में सुरकोटदा है, तो ये समुद्र के किनारे हैं। इन नगरों में भी संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषता है एक एक नगर दुर्ग का होना। सुतका गेंडोर, इसके चारों ओर बुर्ज बने हुए हैं, बाउंड्री बनी, नगर दुर्ग थी ये। सुरकोटदा मतलब ये नगर दुर्ग हैं, बड़े स्थल हैं ये। नगर दुर्ग क्या है हम आगे समझेंगे। इसके अतिरिक्त गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है इसमें अवस्थित धौलावीरा में भी किला है और इस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। धौलावीरा में हड़प्पा संस्कृति की प्राक हड़प्पीय, परिपक्व अवस्था और उत्तर अवस्था, तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। कच्छ क्षेत्र में पड़ता है धौलावीरा स्थल, ये गुजरात में। तो नगर दुर्ग आप समझ गए होंगे। नगर दुर्ग, दुर्ग हम किसे कहते हैं? जो कि क्या होता है, चारों ओर से बाउंड्री हो, जिसमें गेट हों, 4 गेट, चारों तरफ से बाउंड्री, उस पर बाउंड्री पर ऊपर बुर्ज बने हुए हों सुरक्षा की दृष्टि से। तो इस तरह के ये नगर दुर्ग थे सुतका गेंडोर और सुरकोटदा। इसी तरह से धौलावीरा था। धौलावीरा की विशेषता क्या है कि तीनों अवस्थाएं यहाँ हड़प्पा सभ्यता की देखने को मिलती हैं। ये तीनों अवस्थाएं राखी गढ़ी में भी मिलती हैं। राखी गढ़ी स्थल जो घग्गर नदी पर हरियाणा में स्थित है और ये धौलावीरा से बड़ा स्थल था। धौलावीरा भी एक किला था, इसके चारों ओर भी क्या है, बाउंड्री थी। राखी गढ़ी में भी तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। घग्गर नदी पर स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है और ये धौलावीरा से बड़ा स्थल था राखी गढ़ी। उत्तर हड़प्पा अवस्था गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर और रोजदी स्थलों पर देखने को मिलती है। उत्तर हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं? गुजरात का जो काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, आपने देखा, जहाँ पर सोमनाथ का मंदिर है, बिल्कुल सागर के किनारे ये क्षेत्र पड़ता है। रंगपुर और रोजदी यहाँ पर 2 स्थल मिले हैं जो कि कौन सी अवस्था के हैं? उत्तर हड़प्पा अवस्था के। नगर योजना और संरचनाएं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी थी और संरचना कैसी थी? तो इस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें हम पूरा समझेंगे कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता क्या है और इसकी नगर योजना क्या है। नगर योजना पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो इसको अच्छे से हमें समझना है। ये बुक ऐसी है कि इतिहास की बेसिक समझ आपको दे देगी, लेकिन फैक्ट की इसमें फिर भी कमी है। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी ये काम आएगी, लेकिन फैक्ट इसमें कम है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं, उनको सबसे पहले ये बुक कवर करनी चाहिए। उसके बाद में मैंने एक बुक और बताई थी कि आप इसके साथ फैक्ट के लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक आती है, प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें तीनों कंबाइन हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं इसके साथ। इससे आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, जीएस के लिए भी पढ़ सकते हैं इनके लिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे नगर योजना और संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के। तो बाय सभी के लिए।